हाय स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में आपका डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात किए थे। तो डायमेंशनल एनालिसिस में एप्लीकेशंस के बारे में हमने बोला था। टोटल 3 एप्लीकेशंस हमने पढ़ना है। उसमें से एक क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन, और दूसरा था कि जो फॉर्मूलाज हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम, उसका यूनिट जो होता है उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। और जो तीसरा था वो था हमारा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर 2-3 अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उनके बीच में उस रिलेशनशिप क्या है, मतलब डिड्यूसिंग द फॉर्मूला और द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी जो कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे। और टू चेक द करेक्टनेस, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात किया था, वो भी हमने कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगर उनका डिपेंडेंस आपको पता है तो हम कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। सो डिड्यूसिंग द relationship between different physical quantities, ठीक है, different physical quantities, ये आपका थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, जो डायमेंशनल एनालिसिस का। बाकी दो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। तो इसमें अभी हमें क्या करना है, अगर देखो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज उसका जो पैरामीटर है वो किसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं बोलूं फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास एंड एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। सो there will be different physical quantities which depends upon other physical quantities, but how, what will be the formula? So this we can find out or we can deduce the relationship between them dimensionally. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, सपोज मैं जैसे अभी जनरल डिस्कशन आपको किया, सपोज जो ऐसे एक बात कर लेते हैं, सपोज एक फोर्स है, तो ये फोर्स आपका किसके ऊपर डिपेंड होता है, सपोज मास के ऊपर डिपेंड होता है और एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसका प्रोसीडियर होता है, जो जैसे फोर्स है ये मास के ऊपर डिपेंड है, एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड है। तो कैसे डिपेंड है, तो सपोज मैं लिखता हूं ये मास के ऊपर टू दी पावर एक्स है और ए के टू दी पावर वाई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डायमेंशन पहले लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इधर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी होता है ना, उसको जब आप हटाते हो तो ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है उसका डायमेंशन आपको लिखना है। तो जैसे m है तो m का डायमेंशन कितना है, कैपिटल M, और टू दी पावर x है। सिमिलरली एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस 2, तो इसका कितना होगा, टू दी पावर y। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जब डायमेंशन हो गया, इधर देखो m टू दी पावर x हो गया, इधर l टू दी पावर y हो जाएगा, और इधर t टू दी पावर माइनस 2y हो जाएगा। अब जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको मिल गया, अब हम इसको क्या करेंगे ना, वी कैन इक्वेट द पावर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव डायमेंशंस ऑफ दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। सपोज इधर m टू द पावर 1 है आपका, तो इधर m टू द पावर x है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो आप ये पूरा 3 स्टेप वाला कहानी है। तो पहला स्टेप में हम ये वाला पार्ट कर दिए, जो जिसके ऊपर डिपेंड है प्रोपोर्शनलिटी लिख के उसको इक्वल कर दिए बाय मल्टीप्लाइंग ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सेकंड स्टेप में हम सबका डायमेंशन लिख दिए। फिर जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको ये जो जितना डायमेंशन है लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, उनका जो पावर है उसको इक्वेट कर देना बोथ साइड्स। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो, सो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स और पावर of
फिजिकल डायमेंशंस बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड हमें इसका जो पावर होगा उसको इक्वेट करना है। तो इसमें देखो m का पावर 1 है, इधर m का पावर x है, तो मैं इधर लिख सकता हूं सीधा आपका x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली l का पावर 1 है, l का पावर y है, तो सीधा इधर मैं कर सकता हूं y इज इक्वल टू 1। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं, दिस वाज ए वेरी सिंपल एग्जांपल। तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। ये जब x एंड y का वैल्यू मिल गया आपको, तो आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है, इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, के जो मास था स्मॉल m, इसका पावर x था, x मतलब 1 हो गया। सिमिलरली a का पावर कितना था y, y का पावर कितना हो गया 1 हो गया। सो दिस इज के m है। अब ये सब क्वेश्चंस में हमें क्या होता है, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में मैं बात किया था, इसका वैल्यू हमें पता नहीं होता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइदर वी कैन फाइंड आउट दिस वन एक्सपेरिमेंटली। So in this case we already know Newton's second law of motion. So in Newton's second law of motion, your force is equal to mass into acceleration. So the dimension less जो constant k है, in this case the value will be 1. In this case the value will be 1. तो हम इसको लिख सकते हैं F is equal to ma, right? So this is a very simple example, and the procedures we are following to derive the relationship or the formula for a given physical quantity when we are knowing its dependence, ठीक है। तो और एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिवॉल्विंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। So deduce the relationship between them or derive the formula for the centripetal force dimensionally। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, कौन सा क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये आप देख लो, इस क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको मैंने F ले लिया, इट डिपेंड्स अपॉन क्या क्या, मास, वेलोसिटी और रेडियस। तो कैसे डिपेंड करता है, तो मैं लिख देता हूं जैसे मास टू द पावर x, वेलोसिटी टू द पावर y, सिमिलरली r टू द पावर z। तो सेकंड इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये होगा m टू द पावर x, ये होगा v टू द पावर y, ये हो गया r टू द पावर z। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, राइट। सो इसको हमने इक्वेशन 1 लिख लिए। सिमिलरली अभी सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बोला था कि सबका डायमेंशन लिख देना। तो जैसे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt-2, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या क्या है, ये तो डायमेंशन लेस है, आपको मास, मास का कैपिटल M टू द पावर x। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होता है, lt-1 टू द पावर y हो गया। सिमिलरली r इज द रेडियस, रेडियस का डायमेंशन आपको पता है L होता है, और ये टू द पावर z। तो अभी राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो आपको मास का कितना मिलेगा x, सिमिलरली L का कितना मिलेगा, देखो इधर L का y है, इधर L का z है, इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड, तो ये आपका y प्लस z हो जाएगा, और t टू द पावर कितना होगा, t टू द पावर माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, जो डायमेंशन है, जो उनका जो पावर रेज है, बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल ये है आपका कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। तो इसमें देख लो m टू द पावर 1 है, इधर l टू द पावर 1 है। तो अगर इस चीज को आप देखते हो, इसमें आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में m टू द पावर 1 है, राइट हैंड साइड m टू द पावर x, तो सीधा हम लिख दें x इज इक्वल टू 1 है। सिमिलरली आप देखो l का पावर 1 है, इधर l का पावर y प्लस z इज इक्वल टू 1। सिमिलरली t का पावर देखो माइनस y है, और इधर t का पावर माइनस 2 है। तो इधर से आपको डायरेक्ट मिल गया y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू आपको पता है, y का वैल्यू पता है, तो इसमें पुट करके z का वैल्यू निकाल दो। तो z आपका क्या होगा, 1 माइनस y, तो y का वैल्यू 2 था, तो दिस इज -1, तो z का वैल्यू आपका -1 आ गया। सो बाय दिस जब आपका ये तीनों वैल्यू मिल गए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं x y z का वैल्यू। तो इसमें जो फोर्स होगा, ये फोर्स अभी कितना हो जाएगा, k, ये जो m टू द पावर x है, x का वैल्यू कितना 1। सिमिलरली v टू द पावर y, y का वैल्यू कितना है 2। सिमिलरली
आर का पावर कितना है जेड का पावर ये -1, ठीक है। अब देखो इस डेरिवेशंस में जो k का वैल्यू होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू आपका 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसका वैल्यू 1 होगा तो कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी m v स्क्वायर, ये r का पावर जो -1 है उसको मैं नीचे लिख सकता हूं। सो फाइनली आई गेट ए फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप इसको f लिख सकते हो या fc लिख सकते हो, fc फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो दिस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ approach so that we can deduce the relationship between a physical quantity which depends upon other physical quantities, ठीक है। ये बहुत इजी है और आप इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। देखो और एक क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है डायमेंशनली, तो ये कैसे होगा, तो अभी फर्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, कौन सा चीज ना टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड होता है, लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। कैसे डिपेंड होता है, सपोज ये टू द पावर x है, ये टू द पावर y है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये t इज इक्वल टू लिख के एक डायमेंशनल कांस्टेंट लिख दो, l टू द पावर x हो गया और g टू द पावर y हो गया, और इसको आप इक्वेशन 1 कर दो, तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आ जाओ। सेकंड स्टेप में आपको क्या बोल रहा है, ये सबका डायमेंशन लिखना है। तो जैसे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, t होता है, ठीक है। सिमिलरली आप देखो l क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ का डायमेंशन l हो जाएगा, टू द पावर x हो गया। सिमिलरली g है, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या डायमेंशन होगा, जो एक्सेलरेशन का होता है lt-2, तो इसको हम लिख सकते हैं lt-2, और इसका डायमेंशन कितना है, जो पावर है दैट इज y। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, l का पावर x इधर l का पावर y, तो l का पावर टोटल कितना हो जाएगा x प्लस y। सिमिलरली t का पावर कितना हो जाएगा -2y। तो अभी देखो इधर t का पावर 1 है, देखो जिसका पावर नहीं है उसका मतलब क्या है, वो 0 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका जो पावर्स है इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग द पावर्स बोथ साइड्स, l का 0 है इधर l का x प्लस वाई, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई विल बी 0, ठीक है। सिमिलरली आप अगर देखते हो t का पावर 1 है, इधर -2y है, तो मैं लिख सकता हूँ -2y इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा -12, ठीक है। तो ये y का वैल्यू अभी इसमें पुट करके मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आप देखो x इज इक्वल टू क्या है -y, सो -12, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका +12 आ जाएगा, तो x का वैल्यू +12 आ गया, राइट। तो अगर ये एक्स वाई का वैल्यू अभी मुझे इक्वेशन 1 में पुट करना है, ये जो एक्स वाई का वैल्यू अभी मुझे किस में पुट करना है, जो इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में मेरा क्या था, t इज इक्वल टू k। देखो इधर ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट k है ना, इसका वैल्यू 2 पाई होता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड। और हम जैसे जैसे 11th फिजिक्स में पढ़ते जाएंगे ना डिफरेंट क्वांटिटीज, तो ये सब पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली l टू द पावर x मतलब क्या था +12 था। सिमिलरली g y का वैल्यू कितना था -12। अच्छा देखो जो हाफ होता है वो स्क्वायर रूट होता है, तो इसको मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, l के बदले स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये -12 है तो इसको डिवाइड करके मैं +12 कर दूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, राइट। सो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट करने से वो हाफ होता है, तो उसको जब हम रेसिप्रोकल ले जाते हैं नीचे डेनोमिनेटर में, तो ये -12 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिए। तो ये आप सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर में पढ़ोगे, जब कोई ऑसिलेटिंग बॉडी होता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, और ये सिंपल पेंडुलम नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे घर में घड़ी है, तो घड़ी होने से देखना वो ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको बोला जाता है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l/g होता है, राइट। तो ये एप्लीकेशंस आपको अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो डायमेंशनल एनालिसिस हमारा है उसका ड्रॉबैक्स क्या है,
ये एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा है। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्स हमारा होते हैं केवी में या कोई भी स्कूल्स में जो सीबीएसई सिलेबस का है उसमें ये पूछ सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो अभी आपने देखा जो ये डायमेंशनल एनालिसिस हमने किया, जैसे हमने डिड्यूसिंग द फॉर्मूला किया, तो इसमें ड्रॉबैक्स क्या है। देखो पहला ड्रॉबैक है, मैं हर बार जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट का वैल्यू बताता हूं वो निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो हमें पता नहीं रहता, वो एक्सपेरिमेंटली हमें फाइंड आउट करना पड़ता। सो हम श्योर नहीं होते। ठीक है, सो इट फेल्स टू फाइंड आउट the value of dimensionless constants, right? dimensionless constant। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने डिड्यूस किया। दूसरा हम देख सकते हैं, देखो इसमें अभी हमने देखा, देखो जो डिपेंडेंस है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है तो हम उसको डायमेंशनली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोर देन 3 इक्वेशंस हो जाएगा। आपको पता है जितना वेरिएबल्स है उतना इक्वेशंस बनना चाहिए, तब जाके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट डिड्यूस द फॉर्मूला इफ, मतलब हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो वी कुड नॉट डिड्यूस फॉर्मूला इफ a physical quantity depends upon more than 3 other physical quantities, right? तो ये आपका हो गया सेकेंड ड्रॉबैक्स। सिमिलरली अगर आप देखो दूसरा, अगर हम बताते हैं, इसमें देखना जो इसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथम फंक्शन होता है, तो ये जब रहते हैं ना तो हम ये फॉर्मूला डिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डायमेंशन लेस होता है, बट वो अगर इक्वेशंस में आते हैं तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो हम इसको सॉल्व करने नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और डिड्यूस नहीं कर सकते हैं इफ it involves with trigonometric functions, ठीक है, trigonometric functions और logarithm functions, ठीक है, और exponential functions, राइट। तो ये हम इसको डिड्यूस